हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका BK to Z में। क्लास 9 में सोशल साइंस का जो हम करवाए थे कल, तो उसमें से जनसंख्या वृद्धि तक करवाए थे। अब उसके दुष्प्रभाव और उसके आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, ताकि बीच में हम छुट्टी में कुछ दिन रहेंगे तो आप लोग कम से कम ये सब घर में बैठ कर नोट करते रहेंगे तो आपका पढ़ाई रुकेगा नहीं। और ज़रूरी है क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम के लिए ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए इस वीडियो को 1 से 2 बार, और आप नोट करके भी रख लीजिए, काम आएगा। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में कल बताए थे कि कैसे जनसंख्या हम लोग का जितना स्क्वायर फीट है, मतलब जितना धरती हम लोग का 2.4% पूरा विश्व का है, लेकिन हम लोग 17% के आसपास पूरा विश्व में जनसंख्या भारत में सिर्फ है। तो उसका कुछ दुष्प्रभाव भी है। तो देखिए, विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि से के दुष्प्रभाव बहुआयामी है। स्वतंत्रता के बाद, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद भारत के खाद्य उत्पादन, रोजगार के अवसरों और औद्योगिक संरचना में भारी वृद्धि हुई है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा है तो वैसे वैसे रोजगार के लिए लोगों को अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो बहुत सारा उत्पादन में, खाद्य का सामग्री में, औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी जगह विकास हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बढ़ती जनसंख्या के ही कारण भारत विकास के इन ऊंचाइयों को विकसित राष्ट्र में तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी भारत विकसित राष्ट्र में नहीं है, विकसित देश में नहीं है। अभी भी हम लोग विकासशील देश में आते हैं। हम लोग अभी अपना संघर्ष जारी रखें ताकि धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज भी देखिए भारत आधे से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। मतलब आज भी देखिएगा तो भारत में ज़्यादातर लोग गरीब हैं और आधे से ज़्यादा बच्चे को मतलब खाना और जो पौष्टिक आहार चाहिए वो नहीं मिल पाता है। कुपोषण का अधिकार है, मतलब इतना पतला दुबला हो गए हैं, मतलब इतना कमज़ोर है कि जितना ज़रूरत है उतना भी उनको खाना नहीं मिलता है। अभी भी भारत प्रति व्यक्ति आय खाद्य उपलब्धता 450 ग्राम प्रतिदिन से कम है। विश्व में सर्वाधिक निरक्षर और सर्वाधिक बेरोजगार भारत में ही है। और कहने के लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि पूरा दुनिया में 200 से ज़्यादा देश है आज का टाइम में, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब और सबसे ज़्यादा निरक्षर, मतलब कम पढ़े लिखे लोग भारत में ही हैं। और बेरोजगार का यह समूह स्वतंत्र भारत की विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। और ये इतना जो बेरोजगारी और भुखमरी आपको दिख रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत में जितना संसाधन उपलब्ध है, जितना हमारे पास सब कुछ रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से जनसंख्या हम लोग का बहुत ही ज़्यादा है। आज भी कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने से क्या हो रहा है कि जिस जगह पे खेती होना चाहिए था उस जगह पे देखिएगा खेत उसमें घर बनते जा रहा है, क्योंकि रहेगा आदमी कहाँ। लेकिन रहने का बात ठीक है कि आप घर बना के रहेंगे, तो खेती करने लायक भूमि अगर घटते जाएगा तो हम लोग खाएँगे क्या? दोनों चीज़ को सोचना है, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या गाँवों में रहती है और भूमि सीमित है और इसके उपयोग करने वाले का आकार बृहद हो गया है। परिणाम स्वरूप वैसे भूमि पर भी कृषि, पशुचारण और अधिवास का दबाव पड़ने लगा है, जो प्राकृतिक के नियमों के अनुरूप पारिस्थितिक संतुलन के अंग थी। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए, भारत में 33% वन होना चाहिए, किसी भी राष्ट्र में 33% वन होना चाहिए, लेकिन अपना जो पारिस्थितिक भूमि, मतलब की जो प्राकृतिक भूमि थी, वन वनस्पति ये सबका, आजकल उसको काट काट के लोग खेत और घर बना रहे हैं। तो देखिए कि उससे क्या होगा कि जब प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो जाएगा तो हम लोग का जीवन स्थल भी कितना अवरुद्ध हो जाएगा। वनीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और नम भूमि में लगातार कमी आती रही है। अब धीरे धीरे वन का क्षेत्र क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। 33% वन होना चाहिए, पहले उससे ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे घटते घटते 17-19 पे आ गया था। अब 21% वन बचा, तो उसमें भी कमी आते जा रहा है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जैविक विविधता का भंडारगिरी था। आज हिमालय के राज्यों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, और आजकल हिमालय के आसपास में भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। पर्यटक विकास, धार्मिक यात्राओं में वृद्धि हो रही है। आजकल देखिएगा कि हर चीज़ को हटा के काट करके पर्यटक स्थल को बनाया जा रहा है, उद्योग का निर्माण किया जा रहा है। नगरों को बढ़ते विकास के कारण और बहुत सारा नगर बढ़ते जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में 40% से भी कम भूमि पर वन है। जबकि देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ये सब पूरा वन वाला क्षेत्र था, लेकिन आज का टाइम में वहाँ भी वन 40% से कम हो गया है। बहुत ही दुखदायी बात है हम सभी के लिए। जबकि यहाँ 60% भूमि पर वन होने चाहिए, जबकि जिस जगह जैसा क्षेत्र है वो सब पर्वत पहाड़ ये सब वाला, तो वहाँ 60% से अधिक वन होना चाहिए। जितना वन कितना बचा हुआ जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम प्रदेश सब में, सिक्किम और इस सब में तो 40% के से भी कम। 1960 के दशक में, मतलब 1960 के दशक, मतलब 1950 से 60 के बीच में जब हरित क्रांति का आगमन हुआ था, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में आधुनिक कृषि का विकास हुआ। इससे खाद्य पदार्थों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया।
लेकिन मृदा प्रदूषण और पारिस्थितिकी असंतुलन की चुनौती छोड़ गया। अब देखिए, जब 1960 के दशक में हरित क्रांति हुई, तो जब एक क्रांति आया तो पंजाब साइड में, हरियाणा साइड में, ये सब साइड में खेती बहुत ज़्यादा बढ़ गया, खेती बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ का जो मिट्टी का कटाव हुआ तो मिट्टी पॉल्यूशन और मृदा प्रदूषण, पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया, और उस तरह से धीरे धीरे वहाँ के भूमि का ह्रास होना शुरू हो गया, क्योंकि अत्यधिक सिंचाई करना पड़ रहा था वहाँ पे। और कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा सिंचाई करने से मिट्टी का ह्रास होता है, वो ख़राब हो सकता है। तो यहाँ तक आपको जनसंख्या के दुष्प्रभाव सब समझा दिए हैं। आप क्या करेंगे कि आपको वीडियो को रोक करके आप अच्छा से लिख लीजिएगा, क्योंकि हमको समझाना ही पड़ता है, तो डायरेक्ट बोल के नहीं कर सकते पूरे, जैसे लाइन बाय लाइन है, तो आप लाइन बाय लिख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है, जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न हो रही समस्या को ध्यान में रखकर प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में, मतलब हर 5 साल में एक योजना बनता था, उसको बोलते थे प्लानिंग। तो वो प्लानिंग कमीशन जो बनता था हर 5 साल में, तो उससे ही जनसंख्या नियंत्रण की नीति अपनाई जा रही है। मतलब हर 5 साल में बनाया जाता था और उससे जनसंख्या को नियंत्रण करने की नीति बनाई जा रही है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम घोषित किया। मतलब भारत एक ऐसा पहला देश है जो कि 5 वर्ष वाला जो नीति लाया था प्लानिंग योजना आयोग, तो वो जो है ना, उसमें पहला ऐसा देश है जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम घोषित किया था। ऐसा दूसरा कोई देश ऐसा नहीं किया। आज भी विश्व में सर्वाधिक परिवार कल्याण केंद्र भारत में है, और आज भी पूरा विश्व में सर्वाधिक कल्याण केंद्र, मतलब परिवार को कल्याण करने वाला केंद्र भारत में ही है। लेकिन परिवार नियोजन की स्वैच्छिक नीति के कारण जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में कई विशेष सफलता नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि परिवार नियोजन में अपना स्वैच्छिक है, कोई 2 बच्चा को रख सकता है, कोई 4 रख सकता है। अपने यहाँ तो भारत में 100 बेटा का भी जमाना रहा है, आप लोग देखे होंगे, कौरव 100 भाई थे। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से हम लोग का आर्थिक स्थिति हम लोग का हो चुका है, तो और जिस तरह से हम लोग के पास सीमित भूमि है और जनसंख्या का दबाव बढ़ते जा रहा है, तो अब कम से कम हम लोग को समझना चाहिए कि जनसंख्या पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। अब स्वैच्छिक है तो ऐसा नहीं कि किसी का 10 बच्चा हो जाए, किसी का 15 हो जाए, किसी का 20 हो जाए, ये चीज़ ठीक नहीं, क्योंकि उनका खाली जन्म देना काम हम लोग का नहीं है। उनके भरण पोषण, अच्छा पालन होना चाहिए, कुपोषण का शिकार नहीं होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ हम लोग ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नीति की घोषणा की गई, जिसमें लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु न्यूनतम, मतलब 1976 में ये तय कर दिया गया कि लड़के को शादी के लिए 21 साल होना चाहिए और लड़की का 18 साल। अब जिस भी लड़की का शादी करना है तो 18 साल कम से कम होना चाहिए, और लड़का का कम से कम 21 साल होना चाहिए। केरल जैसे राज्य में साक्षरता को प्राथमिकता देकर जनसंख्या नियंत्रण का अप्रत्यक्ष प्रयास प्रारंभ किया गया। मतलब केरल जो है एकदम साक्षर राज्य है, तो वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास किया गया और कुछ हद तक वहाँ सफल भी रहा। इसमें भारी सफलता भी मिली और वहाँ पर काफ़ी सफलता भी मिली है। इस सफलता को आधार मानकर 8वीं पंचवर्षीय योजना से अप्रत्यक्ष कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया गया। और जब केरल में हमारा जनसंख्या नीति सफल हो गया तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसको आधार मान करके काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार की संभावनाओं का सृजन, मतलब बोला गया कि इसमें महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, ताकि महिला अपने आप को बोझ ना समझे, चाहे कोई भी अपने बेटी को बोझ ना समझे, और गरीबी निवारण या निवाकरण, द्वितीय और तृतीय रोजगार में लगे हुए लोगों के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन की नीतियां तथा जनसंख्या के आधार पर 2026 ईस्वी तक, मतलब 2026 से 25-24 चल रहा है, 26 तक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सीटों में वृद्धि ना करने का निर्णय अधिक कारगर साबित हो रहा है। 2002 ईस्वी की जनसंख्या नीति में स्पष्ट किया गया है कि 2045 तक भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। वस्तुतः भारत की जनसंख्या नीति छोटा परिवार सुखी परिवार की नीति पर आधारित है, और ये भी बोला गया कि धीरे धीरे हम लोग जनसंख्या पर कंट्रोल कर लेंगे। 2045 तक ये सारा कुछ हो जाएगा, मतलब आज से लगभग 20 साल के बाद। तो आप इस वीडियो को ठीक देख करके आराम से धीरे धीरे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि जितना भी इसमें बताया गया काफ़ी सही से लिखा गया है, और जिन्होंने भी इसको लिखा है तो बिल्कुल सटीक लिखा हुआ और ठीक से लिखा हुआ है, इतना साफ और अच्छा से लिखा हुआ है। अब जो भी नहीं लिखे हैं तो कम से कम 9 की क्लास में जो भी हैं, तो आप लोग इस वीडियो को स्लाइड करिए और धीरे धीरे रोक के सारा लिखिए। ये काफ़ी अच्छा से भी लिखा हुआ है और आपके एग्जाम में भी आने का चांस है, और इससे आपकी बौद्धिक विकास भी होती है। तो इस वीडियो को हम लंबा नहीं करते, थोड़ा टाइम का भी मेरा कमी है, तो आप लोग अच्छा से इसको नोट करके रख लीजिएगा, और कभी आपसे ऑफलाइन में मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। समाप्त करते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद।